In elements in the free or uncombined state, each atom bears an oxidation number of 0। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन ही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की टर्म्स में। यहाँ अगर कंबाइन कर रहे हैं एटम्स तो सेम एटम्स कंबाइन कर रहे होंगे या तो वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होंगे अनकम्बाइंड स्टेट में, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो H2 में O2 Cl2 O3 P4 S8 इन सब में सेम एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और NaMgAl इनमें अनकम्बाइंड स्टेट में एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। For ions composed of only one atom, oxidation number is equal to the charge of the ion। तो आयंस के केस में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं एंड नेगेटिव चार्ज जितना है उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उस एटम ने। तो हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वो रिप्रेजेंट करता है आयंस के केस में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज। 10 Na प्लस आयन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो एक इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही रिप्रेजेंट करेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। Mg2 प्लस हैज़ +2, Fe3 प्लस हैज़ 3 ऑक्सीडेशन नंबर। Cl माइनस -1 हो गया। O2 2 माइनस का -2 हो गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, -2 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। एंड रिडक्शन हुई है इस केस में, ये भी यहाँ से ही कंफर्म किया जा सकता है ऑक्सीडेशन हुई है Na के केस में, क्योंकि पॉजिटिव जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। एल्कली मेटल्स में सब में +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में सब में +2 होता है, एल्युमिनियम का +3। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से हम सीख चुके हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, एल्युमिनियम का जो ग्रुप है बोरोन फैमिली उसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव होती है इसमें, इसलिए रिस्पेक्टिवली इनके ये ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। Oxidation number of oxygen in most of the compounds is -2। However, there are 2 kinds of exception to this। तो ऑक्सीजन क्योंकि 16th ग्रुप में लाई करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाएगी। इसलिए -2 यूजुअली होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, जैसे कि सारे 16th ग्रुप मेंबर की होगी, और हैलोजन्स की -1 होती है, यू मस्ट नो ऑलरेडी। बट देयर आर 2 एक्सेप्शन टू दिस। वन अराइजेज इन द केस ऑफ पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड्स में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में इसका -1/2 होता है, इवन हाफ होता है। The compounds of oxygen in which oxygen atoms are directly linked to each other, while in peroxides H2O2 एंड NaO2 यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड -1 होता है, एंड सुपर ऑक्साइड्स में जैसे पोटेशियम ऑक्साइड एंड रुबीडियम ऑक्साइड -1/2 होता है। तो पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स में क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जिनमें -2 होता है, इसमें डायरेक्टली लिंक नहीं होते। सुपर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स में ऐसा होता है, इसलिए इसमें ये यूनिकनेस अराइज करती है कि -2 से डेविएशन होती है। -1 होता है पेरोक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में -1/2 से भी डिक्रीज़ कर जाता है। अब ये सुपर ऑक्साइड्स के एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको यहाँ नहीं याद करने हैं। एस ब्लॉक में एक स्पेशल कैटेगराइजेशन आपको बनाना है कि कौन से एल्कली या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से सुपर ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड कौन से बनाते हैं, तो वहाँ ये लर्न हो जाएगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। एंड पर ऑक्साइड तो आप जानते ही होंगे, H2O2 एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, Na2O2 इसी की फॉर्म का है, तो ये भी इससे ही याद हो जाएगा। सेकेंड एक्सेप्शन अपीयर्स रेयरली इसलिए यहाँ पे बोला गया है बिकॉज इट इज़ व्हेन ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विद फ्लोरीन, व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू फ्लोरीन। हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में ही ऐसा हो पाता है जब ऑक्सीजन की खुद ऑक्सीडेशन होती है। जी हाँ, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन ये कर देता है। हमने देखा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है ऑक्सीडेशन, तो या दिस हैपन्स। रेयर इवेंट इसलिए बोले हैं या क्योंकि ऑक्सीजन की खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, तो डेफिनेटली ये रेयर है। इन सच कंपाउंड्स एग्जांपल है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड एंड डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, एसोसिएशन हो रही है ऑक्सीजन की फ्लोरीन के साथ OF2 एंड O2F2।
+2 एंड +1 होते हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर। इन द फर्स्ट केस -1 आ रहा है ईच फ्लोरीन पे, तो +2 आ जाएगा उसको कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन पे। एंड यहाँ पे -1 दोनों फ्लोरीन पे है, तो +1 होगा दोनों ऑक्सीजन पे। बेसिकली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन से, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे -2 से डेविएट करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की। The oxidation number of hydrogen is +1 except when it is bonded to metals in binary compounds, that is the compound containing two elements। तो बाई का मतलब ही होता है दो। तो यहाँ पे एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एटम्स यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बोला है दो एलिमेंट्स। तो जी हाँ, यहाँ एलिमेंट्स 2 ही है, यहाँ पे कैल्शियम और हाइड्रोजन है, सिर्फ एटम्स 3 हैं। एलिमेंट्स ही बोला गया है, सिर्फ बाइनरी में 2 होते हैं। तो हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन की -1 चली जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मेटल से तो डेफिनेटली ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मेटल्स क्योंकि खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की उनकी टेंडेंसी होती है, तो मेटल से ये ले लेता है, इसलिए -1 आ जाता है। यूजुअली पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन पे चार्ज, एंड दिस यू मस्ट यू ऑलरेडी, हमने पिछले चैप्टर में इक्विलिब्रियम में देखा हुआ है, वाटर छूटता है H+ और OH- में, तो H+ है मतलब +1 है हाइड्रोजन पे इसका यूजुअल नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर। द फिफ्थ रूल इज़ इन ऑल इट्स कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। यहाँ पे बिना किसी एक्सेप्शन के इसको लिख दिया गया, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है ही नहीं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, सबसे ये लेता ही है, इसलिए हमेशा -1 रहता है इस पर। ऑन द अदर हैंड जो अदर हॉलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पे -1 होता है यूजुअली नॉर्मली जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, लेकिन इन पे प्लस चार्जेस भी आ सकते हैं जब किसी दूसरे इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो अनायंस बनाया गया है, दे हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड व्हेन दे आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। हलाइड आयंस की फॉर्म में जब होते हैं Cl-, Br-, I-, तो -1 होता है, एंड व्हेन दे आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो अनायंस, तब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ले लेगा इनसे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों से ही। The algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a compound must be 0। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट है ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए है, एंड कोवलेंट कंपाउंड पे एक्चुअली कोई चार्ज नहीं होता, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि होता नहीं है, तो एक्चुअली देयर आर नो चार्जेस। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट के ट्रैक को रखने के लिए हमने चेंजेस किए थे इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका सम 0 होना चाहिए, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड का नेट चार्ज 0 होता है, चार्ज उस पर होता ही नहीं है। इन पॉलीएटमिक आयन द एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो ये हमने पीछे देखा था, जो सिंगल एटम्स होते हैं, सिंगल आयन्स होते हैं, उन पे जो ऊपर चार्ज है उसके इक्वल उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एंड अगर ज़्यादा है उसमें पॉलीएटमिक आयन से बहुत सारे एटम्स हैं, तो जितने भी एटम्स हुए उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम कीजिए आप, उसके चार्ज के वो बराबर होना चाहिए। ये बिल्कुल अलाइंड स्टेटमेंट है पिछले वाली स्टेटमेंट से जो सिंगल आयन के केस में थी। एक ही है तो उसके चार्ज के बराबर होगा, बहुत सारे हैं तो उनके सम के उसके चार्ज के बराबर होगा। बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। दस द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम इन कार्बोनेट आयन मस्ट बी इक्वल टू -2। तो चेक कर लेते हैं इसको। ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। एक कार्बन पे हमारे पास चार्ज होता है +4 का, क्योंकि 14th ग्रुप में ये आता है, तो +4 -6 तो -2 आ गया यहाँ से। सो जी हाँ, इनके सम के इक्वल हो रहा है, चार्ज के इक्वल, ऑक्सीडेशन नंबर्स के सम के इक्वल, चार्ज के इक्वल जा रहा है।
मेटलिक एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, नॉन मेटल्स हैव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे मैं नॉन मेटल का एग्जांपल हूँ हाइड्रोजन का, हाइड्राइड्स के केस में नेगेटिव हो सकता है, यूजुअली पॉजिटिव होता है। इवन हैलोजन्स जो सबसे बेस्ट नॉन मेटल्स माने जाते हैं क्योंकि नोबल गैस से बिल्कुल पहले आते हैं, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स उनको बोल सकते हैं। उनमें भी आप देखेंगे फ्लोरीन के अलावा जो दूसरे हालाइड्स मतलब हेलोजेंस होते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनमें भी पॉजिटिव आ जाता है। तो नॉन मेटल्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मेटलिक एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ये आप देखेंगे डी एंड एफ लोग चैप्टर में। इसी प्रॉपर्टी के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट, क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ द फर्स्ट टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वही होते हैं फर्स्ट टू ग्रुप्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से हम जानते हैं। एंड द ग्रुप नंबर -10 इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल फॉर अदर ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के लिए आपको बता दिया कि ग्रुप नंबर जो होगा वो ही उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ग्रुप नंबर 1 होता है एल्कली के लिए तो +1 होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए +2, एंड ग्रुप नंबर -10 फॉर द अदर ग्रुप्स। ये चीज़ आप आगे देखेंगे कि टेबल बनाई हुई है, ग्रुप नंबर -10 होता है दूसरे के लिए, ये हम आगे कंफर्म करेंगे। Thus it implies that the highest value of the oxidation number increases across the period, एंड थर्ड पीरियड में ये चेंज 1 to 7 शो किया गया है टेबल के अंदर जो आगे गिवन है आपको। तो अभी देख लेते हैं उस टेबल को। दिस टेबल वी हैव, देखिए ग्रुप नंबर 1 एंड 2 इसके लिए तो बता दिया कि हाईएस्ट वही होगा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए फॉर फर्स्ट टू ग्रुप्स, +1 और +2 होगा इनके ग्रुप नंबर के बराबर। अब इससे आगे पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। 13 ग्रुप है तो ग्रुप नंबर -10, 13 -10 तो +3 इस पे होगा। 14 - 10 यानी 4 + 4 इसका, 15 - 10 +5, 16 - 10 +6 एंड 17 - 10 +7 होगा हेलोजेंस का ग्रुप नंबर -10। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। साथ में इनके रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स भी दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। Na+ की तो सीधे दिख रहा है Na+Cl-, MgSO4, SO4 2- होता है तो Mg पे 2+ आएगा। AlF3 इसमें फ्लोरीन तीनों पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस पे कंपनसेट करने के लिए अकेले पे +3 चार्ज आएगा एल्यूमिनियम पे। ऐसे ही 4 क्लोरीन पे -नेगेटिव तो +4 होगा एक सिलिकॉन पे। एंड यहाँ देखिए -2 होगा ऑक्सीजन पे, हम जानते हैं यूजुअली नॉर्मली होता है तो -20 एक्स मान लेते हैं यूजुअली हम उस कंपाउंड का जिसके हमें निकालना होता है। जहाँ पे फॉस्फोर का निकालना तो एक्स मान लिया, तो 4x - 20 इज़ इक्वल टू 0। किसी भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो 0 के इक्वल रखा था। 4x इज इक्वल टू 20 आया, यहाँ से x आ गया 5 तो +5 आएगी इसकी वैल्यू। SF6 में डायरेक्टली 6 दिख रहा है आपको। एंड HCl4 Cl का x मान लेते हैं तो 1 - x - 8 वहाँ जाके +8 हो गया तो 8 - 1 +7 आ गया HCl4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही निकालनी होती हैं आपको, यही तरीका है। x मान लेना होता है जिस एलिमेंट का हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी टर्म्स में हमको सॉल्व करना होता है। A term that is often used interchangeably with oxidation number is the oxidation state। इसकी हमने पीछे भी बात कर ली थी। 10 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। सिमिलरली ऑक्सीजन की -2 दोनों ही बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में, कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल ही कोई अंतर नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में।
Oxidation number or state of a metal in a compound is sometimes represented by Stoke notation. ये अल्फ्रेड स्टोक ने दिया था, इसलिए इसका नाम याद रखना आसान है। स्टोक नोटेशन क्यों बोलते हैं इसको? एंड समटाइम्स इसलिए बोला गया क्योंकि मेटल्स के लिए ही होता है यूज़, नॉन मेटल्स के लिए ये नहीं होता। एंड मेटल्स क्योंकि कटायन फॉर्म करते हैं, इसलिए उनके लिए ही ये सिर्फ यूज़ किया जाता है, तो इसलिए समटाइम्स यहाँ पे आया है। and in this notation oxidation number is expressed by Roman numeral after the symbol of the metal, जैसे कि औरस क्लोराइड एंड ओरी क्लोराइड आर रिप्रेजेंटेड बाय Au1Cl and Au3Cl3. बेसिकली दीज रोमन नंबरल्स दीज रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, जो कि यूजुअली मेटल्स की ही होती है, इसलिए मेटल्स के इस्तेमाल में ही ये आते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करने में। यहाँ पे देखिए ओरिक क्लोराइड है जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है गोल्ड की, वो 3+3 स्टेट है, +4 भी आप एक एनकाउंटर करेंगे पी ब्लॉक चैप्टर में क्लास 12 में, जहाँ पे एक्वा रेजिया का इंट्रोडक्शन आपका गिवन होगा, वहाँ पे AuCl4 बनेगा। तो वहाँ पे कैसे बनेगा वो हम वहाँ देखेंगे। यहाँ के लिए इतना याद रखिए कि जो ओरिक होता है इसमें Ri आ रहा है और 3 के अंदर भी पीछे Ri री जैसा ही साउंड कर रहा है, तो आप याद रखेंगे AuCl3 होता है ओरिक क्लोराइड, ना कि AuCl4। यहाँ से आपको ये याद रखना है। और ओरस तो इसकी छोटी होगी फॉर्म, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म +1 की। ये भी याद रखना होता है आपको कि ये +2 क्यों नहीं होती, +1 होती है। तो ये मैं बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम में चैप्टर के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एसोसिएटेड होती है सिल्वर के साथ, तो ये उसके नीचे ही आता है गोल्ड, तो इसके साथ भी +1 ही होगी। सिमिलरली स्टैनस क्लोराइड एंड स्टैनिक क्लोराइड आर रिप्रेजेंटेड बाई SN2Cl2 एंड SN4Cl4। ये आसान है, SN+2 एंड SN+4 याद रखना, क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, लोअर एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर एलिमेंट्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो स्टेबल स्टेट होती है लोअर एलिमेंट्स में वो इन केस ऑफ टिन दैट वुड बी +2 एंड अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, क्योंकि टिन लेड ये दोनों नीचे लाई करते हैं, इनके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती हैं। वैसे यहाँ पे सिर्फ आपको इतना देखना था कि स्टैनिक क्लोराइड में +4 है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लोअर कौन सी होगी, +3 होगी, +1 होगी, +2, ये कैसे फाइंड आउट करना था, सिर्फ इतना देखना था। इनर्ट पेयर लग रहा है, मतलब पेयर एक कम होगा और 4 से पेयर कम यानी 2, तो +2 होगी लोअर, सिर्फ इतना आपको ये ध्यान रखना था। यहाँ से स्टैनिक के लिए +4 हाइयर एंड स्टैनस के लिए लोअर +2 होगी। और मर्क्यूरस क्लोराइड इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑफ कोर्स 2 से 1 रिड्यूस्ड फॉर्म ही होती है। एंड मर्क्यूरस जो कंपाउंड बनता है वो ऐसे होता है, इसमें एसोसिएटेड होता है मरकरी। ये हमने यूज़ भी किया था इक्विलिब्रियम चैप्टर की एक्सरसाइज में कि Hg2 की फॉर्म में डिसोसिएट करता है मर्क्यूरस हाइलाइड, इसका यूज़ हुआ था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। तो डेफिनेटली रिड्यूस्ड फॉर्म है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड की। नाउ एग्जांपल 8.3 स्टोक नोटेशन से आपको इन फॉलोइंग कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली मेन चीज़ इनमें है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। पहले में गोल्ड है वो, तो +1 +x -4 होगा, क्योंकि एक क्लोरीन एटम की -1 होती है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 RHS में जाके +4 हो जाएगा, 4 - 1 3, तो Au की यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो Au के ब्रैकेट में रोमन में 3 आप लिख देंगे। ये चीज़ मैंने नहीं बताई आपको कि ये जो स्टोक नोटेशन है ये तो हमें पता लगा कि अल्फ्रेड स्टोक ने इसको दिया था, लेकिन रोमन में होता है ये भी दिख रहा है
सिंबल से ही क्लियर हो रहा है कि रोमन में है, लेकिन इसको स्टॉक बोलते हैं, रोमन से एसोसिएटेड। ये कैसे याद रखें, तो ABCD के अंदर R और S एक साथ आते हैं, तो इससे आप याद रखेंगे ये रोमन नोटेशन है, इसका स्टॉक नोटेशन इसको बोलते हैं, रोमन न्यूमेरल में जो रिप्रेजेंट की जाती है। तो फर्स्ट में AU की ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो यहाँ पे लिखा गया है उसको, एंड AU 3 है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही सभी को किया गया, आप जानते हैं अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करना इनको। मेन बात है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 है, एंड तो जो TL है ये, each thallium atom will have an oxidation state of +1। ऐसे ही +2 -2 के लिए कंपनसेट हो जाएगा, तो +1 आ गई इसकी। एंड ये सारे मेटल्स हैं, तो इनकी प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑफकोर्स होनी ही चाहिए, क्योंकि रोमन न्यूमरल में हम रिप्रेजेंट करें जो कि पॉजिटिव में ही ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन की -2, तो आयरन पे +2 आना चाहिए। एंड यहाँ देखिए Fe2O3, सो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो Fe की 3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। CuI, I की -1 है, तो Cu की +1 होगी। एंड ऑक्सीजन की -2, तो Cu पे +2 आएगा। एंड -2 तो अगेन Mn पे +2, एंड x -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। तो यही एक मेन हर्डल थी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। वैसे ये जो स्टॉक नोटेशन है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। So to summarize the concept of oxidation and reduction, we have written NCERT have provided us the summary. Oxidation is an increase in oxidation number. The most useful and most easy definition of oxidation redox reactions in general is in terms of oxidation number only. Increase हो जाता तो oxidation, एंड रिडक्शन मीन्स डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ फिर, जो इंक्रीज़ कराता है ऑक्सीडेशन नंबर किसी दूसरे एलिमेंट में, किसी सब्सटेंस में, एंड इनको ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो लोअर या डिक्रीज़ करेगा ऑक्सीडेशन नंबर किसी दूसरे एलिमेंट या किसी सब्सटेंस में, उनको रिडक्टेंट्स भी बोल सकते हैं। एंड रिडॉक्स रिएक्शन फिर क्या हुई, द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों साइमल्टेनियस जिन रिएक्शंस में होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। नाउ एग्जांपल 8.4, आइडेंटिफाई द स्पीशीज़ विच आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, एंड ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कौन सा है ये भी आपको बताना है। तो सॉल्यूशन में एनसीईआरटी ने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर दिए गए हैं इन कंपाउंड्स में, तो हमारा काम आसान हो गया। +1 ऑक्सीडेशन सेट में है कॉपर और 0 में जा रहा है, तो Cu2O इसका हो रहा है रिडक्शन, एंड -2 में है सल्फ़र और +4 में जा रहा है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब Cu+1 इज़ ऑक्सीडेंट and helps in Cu2O helps sulfur in Cu2S to increase oxidation number है, तो बेसिकली Cu2O हेल्प कर रहा है ना ऑक्सीडेशन में दूसरे की, तो ये ऑक्सीडेंट हो गया यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एंड Cu2S हेयर इज़ रिडक्टेंस मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये जो दूसरा था कंपाउंड Cu2O इसमें +1 थी और +0 में जा रही है, दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। एंड पहले वाला ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है Cu2S की +4 में सल्फर में, तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दैट्स हाउ यू आंसर दी सच क्वेश्चंस, वेरी सिंपल। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होते हैं आपको, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आप कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नाउ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर डिस्कस एयर, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट में कॉम्बिनेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का टू गिव सम रिएक्टेंट, लेकिन इनमें एक कैच है, ईदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, एक तो कम से कम होना चाहिए रिएक्टेंट्स में जो कंबाइन कर रहे हैं इन द एलिमेंटल फॉर्म, ये एक नेसेसरी क्राइटेरिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 ऑक्सीडेशन होगी, तो उससे इंक्रीज़ करेगी या तो डिक्रीज़ करेगी, और दूसरे की भी चेंज होगी, तो रिडक्शन साइमल्टेनियसली होने के लिए 0 फॉर्म में होना चाहिए, या तो उससे ज़्यादा जा सकता है उससे कम जा सकता है। इसलिए एलिमेंटल फॉर्म में या तो एक का होना ज़रूरी है, दोनों भी हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन एक ज़रूर से होना चाहिए। ऑल कंबशन रिएक्शंस
which involve elemental reactions are example of combination reactions, and other reactions also which involve elements other than dioxidation. एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक एलिमेंटल फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए, कैन बी कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन टाइप। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, कार्बन का कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में हैं, तो डेफिनेटली इनको बोला जा सकता है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन का डेफिनेटली रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन, ये आप देख सकते हैं जहाँ भी देखना चाहें। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों एलिमेंटल फॉर्म में हैं, कॉम्बिनेशन हो रही है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। मैग्नीशियम की 0 से +2 में जा रहा है, बेसिकली आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, मुझे दिखे नहीं थे तो साफ देख सकते हैं आप। एंड मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये तो कंबशन रिएक्शन है ही, 0 से -2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की, और -4 से देखिए हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहा है आपको। मेटल्स के साथ ही ऐसा होता है, जब ये हाइड्राइड बनाता है -1 आता है, यूजुअली पॉजिटिव ही होता है इसका, क्योंकि नॉन मेटल है कार्बन, तो इसके साथ पॉजिटिव होगा। तो ये हुई द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, द फर्स्ट वन रेडॉक्स रिएक्शन है। एंड यहाँ पे मीथेन एक एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, कंपाउंड है, लेकिन ऑक्सीजन ज़रूर है, तो एक भी हो जाए तो चलेगा, ये हमने डिस्कस किया था, तो इसको बोल सकते हैं हम combination type of redox reaction. The second one is decomposition. It is just opposite of combination. तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड डिसोसिएट करता है इनटू सम अदर कंपाउंड सिंपल कंपोनेंट्स। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया, जिन सिंपल कंपोनेंट्स में वो डीकम्पोज हो रहा है उनमें से एटलीस्ट एक होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में। इट इज़ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट, एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। ये नेसेसरी कंडीशन है जो आपको भूलनी नहीं है। कॉम्बिनेशन टाइप में मैंने आपको बता दिया था कि क्यों ये ज़रूरी होती है। तो वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है, तो दिस कैन बी कॉल्ड डीकम्पोजिशन। सोडियम हाइड्राइड टूट रहा है, सोडियम और हाइड्रोजन में, अगेन दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KCl में टूट रहा है, O2 में। KCl एलिमेंटल में नहीं है, एक कंपाउंड है, लेकिन ऑक्सीजन ज़रूर एक एलिमेंटल फॉर्म में है, O2, तो इसको भी डीकम्पोजिशन बोला जा सकता है। You may carefully noted that there is no change in oxidation number of hydrogen in methane under combination reaction and potassium in potassium chlorate in the reaction 8.2 यानी decomposition में। तो दोनों में ये आपको देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में द कम्बशन ऑफ मीथेन एंड डीकम्पोजिशन पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ देखिए +1 था, यहाँ भी +1 ही है वाटर में, एंड +1 था पोटेशियम क्लोराइड में, और पोटेशियम क्लोराइड में भी +1 ही है। यहाँ पे बेसिकली ये सिग्निफाई करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, एक का इंक्रीज़ होगा, दूसरे का डिक्रीज़ होगा, किसी और का, ये ही ज़रूरी है, सिर्फ काफ़ी है ये रेडॉक्स बोलने के लिए। सबका चेंज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा शो किया गया है यहाँ पे। ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया गया है। द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ही, एंड मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखे गए हैं कि किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स नहीं बोल सकते। लेकिन आप जानते हैं कि मेन डेफिनेशन क्या बताई है डीकम्पोजिशन की, एलिमेंटल फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए कोई एक जो डीकम्पोज हो रहा कंपोनेंट। यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड की फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो सीधे सीधे देख के बिना इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेक करे आप बता सकते हैं कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स इसको नहीं बोलेंगे। To be called a redox type of decomposition reaction, one of the products must be in elemental form, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो सीधे सीधे यहाँ पे डिस्कार्ड किया जा सकता है इसको। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। 2 टाइप की होती हैं ये, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही टाइप ऑफ
हमें मेनली दिखाई देते हैं एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसके अलावा मेटलाइट्स भी होते हैं, क्योंकि उसका नंबर बहुत कम है इसलिए उनकी टर्म्स में नहीं डिफाइन किया गया है इसको। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाई एन आयन और एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ये रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, वाई इज रिप्लेस्ड बाई एक्स इन द कंपाउंड वाई जेड। तो पहले डिस्कस की है मेटल डिस्प्लेसमेंट। अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन अनकम्बाइंड स्टेट। जो दूसरा जो मेटल डिस्प्लेस कर रहा होगा, मींस जो मेटल बेसिकली जो डिस्प्लेस होगा, जो कंपाउंड के अंदर है ना मेटल, वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर उसको डिस्प्लेस किया जाएगा बाय अनदर मेटल। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बेसिकली यूजुअली ये रिडक्शंस में होता है, जहाँ पे मेटल्स को रिड्यूस करना होता है ना, आपको प्योर मेटल को प्योरीफाई करना होता है उसके ओर में से, कंपाउंड्स इन ओर्स, वहाँ पे ये रिडक्शन प्रोसेस होती है। बेसिकली रिडक्शन ही होती है, मेटल्स का रिडक्शन होता है। These have application in metallurgical processes in which pure metals are obtained from their compounds in ores। ये मेटलर्जी चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। क्यों कर रहा है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक कॉपर से, तो कॉपर को ज़ीरो में कर रहा है और खुद Zn2+ बनाएगा ये। V2O4 कैल्शियम इसको करा। देखिए जो सबसे राइट एक्सट्रीम में आते हैं, लेफ़्ट एक्सट्रीम में सॉरी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये ही एलिमेंट्स हैं मेटल्स। उसके बाद जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, हैवी ज़रूर होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस लाइट मेटल्स बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स को, तो हैवी ज़रूर होते हैं लेकिन रिएक्टिविटी उनकी कम होती है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है इनकी। तो वैंडियम मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है 3D सीरीज़ का, इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी कैल्शियम की, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। तो इसको रिप्लेस कर रहा है, ये वैंडियम को रिड्यूस कर दे रहा है, खुद कैल्शियम ऑक्साइड में जा रहा है। थर्ड वन इज़ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद टाइटेनियम क्लोराइड। टाइटेनियम अगेन 3D सीरीज़ का, और मैग्नीशियम एस ब्लॉक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अगेन इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और टाइटेनियम क्लोराइड वो ये रिड्यूस कर देगा एंड खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटर होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स एज़ कम्पेयर टू अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट्स द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हेयर। एंड द लास्ट वन इज़ क्रोमियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा है क्रोमियम को। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये आता तो बोरोन फैमिली में, नॉन एलिमेंट्स में, लेकिन ये मेटल होता है, ये आपको याद रखना है। एंड ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि बेरिलियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके साथ इसकी डायगोनल रिलेशनशिप होती है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे आप याद रखिए एल्यूमिनियम की भी ज़्यादा होगी। तो ये क्रोमियम से ज़्यादा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसको रिप्लेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। In each case, the reducing metal is better reducing agent and has more capability to lose electrons. That's the summary of all these four reactions, that alkaline and alkali earth metals are more reactive or more powerful reducing agent than the transition metals, जो कि इन चारों reactions में illustrate किया गया है। Now non metal displacements. Redox reaction includes hydrogen displacement and rarely occurring reaction involving oxygen displacement. रेयरली अकरिंग अगेन इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ऑक्सीजन एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ एक ही है, फ्लोरीन, वो ही इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगेन जब हमने देखा था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ही रेयर है, तो ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट यानी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन ही इसको रेयर बोलते हैं। सो इसलिए रेयरली अकरिंग फिनोमेना है ये ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। जो कुछ ही एलिमेंट्स के साथ देखने को मिलता है फिनोमेना, उसको भी रेयर बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ देखने को मिलता है, इसलिए भी ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट को रेयर बोलते हैं। यूजुअली हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट डिस्प्लेस्ड नॉन मेटल है ये हाइड्रोजन, ये हम आगे देखेंगे। एसिड्स के केस में मेटल की रिएक्टिविटी चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कौन कितना जल्दी हाइड्रोजन को रिबलेट कर रहा है वो मेटल्स की रिएक्टिविटी बताता है। दैट विल सी इन द नेक्स्ट पेज।
all alkali metals and some alkaline earth metals, calcium, strontium and barium are very good reductants, means reducing agents, will displace hydrogen even from cold water. तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है। पहला है कोल्ड वाटर, जो इससे रिप्लेस कर पाएगा हाइड्रोजन को, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर मॉडरेट, वीकेस्ट, ये हम बाद में देखेंगे। दूसरा आता है स्टीम। स्टीम मीन्स गर्म वाटर, वाटर वेपर्स, इनसे जो निकाल पाता है वो मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो एसिड से निकाल पाते हैं। एसिड्स बेसिकली हैव द टेंडेंसी टू डोनेट H+, यानी अपने आप वो हाइड्रोजन देना चाहते हैं, तो उनसे जो निकालेगा तो वीकेस्ट ही होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो देना ही चाहते हैं। तो अल्कली मेटल्स और सारे और अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम, सोडियम, बैरियम, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये आप ऐसे याद रखिए, जैसे हमने देखा था ना, लेफ़्ट से राइट जाने पर, एस ब्लॉक से ट्रांजिशन एलिमेंट जाने पर रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एजेंट होने की पावर डिक्रीज़ करती है ना, वैसे ही विद इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी ये होता है। सारे के सारे एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होते हैं, और सिर्फ कुछ ही, तीनों के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एंड ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आप ऐसे याद रखिए। एक फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, फ्लेम कलरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें सारे एल्कली मेटल्स कलर देते हैं, और ये तीनों कलर देते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते। सो इससे आप याद रखिए, जो जो कलर दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो ये सारे देते हैं कलर, तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। एंड इवन कोल्ड वाटर से ये रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, इसलिए स्ट्रॉन्ग होंगे। ये एक और जज करने का क्राइटेरिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो सोडियम और कैल्शियम, सोडियम एल्कली का और कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल का, कोल्ड वाटर से रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, यहाँ देख रहे हैं आप, और हाइड्रोक्साइड इनके बन रहे हैं। मेन चीज़ यहाँ पे रिलीज ऑफ हाइड्रोजन है कोल्ड वाटर से, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे इनको। लेस एक्टिव मेटल या मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट इनको बोल सकते हैं, सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन। तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इनसे कैल्शियम से ऊपर आता है मैग्नीशियम, ये होगा मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट या लेस एक्टिव मेटल्स को बोल सकते हैं। बेरिलियम भी लेस एक्टिव ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही एग्जांपल लिया, तो ऐसा आप सोचें कि बेरिलियम आता ही नहीं है, वो भी लेस ही होगा, उस इसी कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम को ही मेंशन किया गया है, क्योंकि कैल्शियम से तुरंत बाद यही आता है। आयरन भी एक लेस एक्टिव होता है, क्योंकि ट्रांजिशन में आ गया ना, एस ब्लॉक से तो लेस ही एक्टिव होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आयरन वहाँ से एग्जांपल लिया गया है। स्टीम से प्रोड्यूस करते हैं डाइहाइड्रोजन गैस, तो इससे निकालना आसान है, क्योंकि वेपर्स फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हमारा वाटर, तो वहाँ से डाइहाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करना आसान है। तो कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू स्टीम, तो इसलिए मॉडरेट या फिर लेस एक्टिव मेटल इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम और आयरन। तो यहाँ पे डिस्प्लेस किया जा रहा है हाइड्रोजन को स्टीम से, मैग्नीशियम और आयरन के द्वारा। तो ये एग्जांपल्स ज़रूर याद रखने हैं आपको, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा मॉडरेट है, और फिर कौन सा वीक है। ये अब यहाँ से कंसेप्ट बनाए जा रहे हैं आपके, तो इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से लर्न करना। Many metals, including those which do not react with cold water, capable of displacing hydrogen from acids। तो एसिड क्योंकि खुद से देना ही चाहते हैं हाइड्रोजन, तो इसलिए स्टीम से भी अगर कोई नहीं निकाल रहा, या आगे दिया गया है विच डू नॉट इवन रिएक्ट विद स्टीम, वो भी प्रोड्यूस कर जाते हैं एसिड्स के साथ हाइड्रोजन को। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, कैडमियम और टिन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसिड से निकाल पाते हैं, स्टीम से भी नहीं निकाल पाते हाइड्रोजन को। तो 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे बना ली। कोल्ड वाटर से, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये तो सीधे से हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आ रहे हैं। कौन से होते हैं, कैसे इनको याद रखने हैं, मैंने ऑलरेडी देख लिया, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब दूसरे जो हमारे स्टीम से निकाल सकते हैं, स्टीम से अगर निकालें तो एसिड से भी निकाल देंगे। इनके एग्जांपल है मैग्नीशियम, आयरन और जिंक का। इसका जिंक भी इसी का ही एग्जांपल है, क्योंकि आगे आप देखेंगे जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने आपको ऑर्डर ऑलरेडी दिखवा दिया था रिएक्टिविटी का, जिंक, आयरन एंड देन कॉपर। तो जिंक डेफिनेटली आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये भी स्टीम से निकाल सकता है। एसिड को तो भूल ही जाइए, उससे तो निकाल ही देगा।
तो कैडमियम और टिन एग्जांपल होते हैं ये बचे। अब जो सिर्फ और सिर्फ एसिड से निकाल पाएंगे आप, पीरियोडिक टेबल में देखिए जिंक से नीचे आता है कैडमियम, तो इससे क्लियर हो रहा है, मैंने आपको बता दें कॉपर से नीचे आता है सिल्वर, तो उससे कम रिएक्टिव हो। वैसे ही जिंक से नीचे आता है कैडमियम, तो इससे कम रिएक्टिव होगा। जिंक निकाल पाता है स्टीम से भी, तो उससे कम रिएक्टिव है कैडमियम, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसिड से निकाल पाएगा, ऐसे आप याद रखिए। एंड कैडमियम से आगे आता है इंडियम, उससे आगे फिर टिन आता है। तो इन तीनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं, कैडमियम, इंडियम और टिन, ये तीनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिप्लेस कर पाते हैं हाइड्रोजन को। ऐसे आपको याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ही ऐसी है इनकी। सो मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एसिड्स, उसकी रिएक्शन यहाँ पे शो की गई हैं। जिंक, मैग्नीशियम और आयरन, ये मैग्नीशियम और आयरन की रिएक्शंस यहाँ पे हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की रिप्लेस कर दी हैं, लेकिन ऊपर वाटर से निकाल रहा वो स्टीम से, यहाँ HCl से निकाला गया है। इसका एक सिग्निफिकेंस है जो कि आगे बताया गया है। रिएक्शंस 8.37 to 39, ये तीनों की तीनों आर यूज टू प्रिपेयर डाईहाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी, तो HCl से बनाई जाती हैं बेसिकली। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ना ही हमारा कोल्ड वाटर, ना ही स्टीम, क्योंकि सबसे आसान है HCl से बनाना, निकालना हाइड्रोजन गैस को, इसलिए लेबोरेटरी में सबसे आसान मेथड यूज़ किया जाता है HCl का यूज़ करके। हेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स is reflected in the rate of hydrogen gas evolution, which is slowest for the least active metal iron and faster for the most reactive metal magnesium। तो ये मैं आपको ऑर्डर बता रहा था, मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जिंक, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है मैग्नीशियम, तो उससे तो ज़्यादा रिएक्टिव डेफिनेटली होगा। मैग्नीशियम से फिर कम होगा जिंक, इन तीनों की बात हो रही है यहाँ पे, और सबसे कम होगा आयरन। ये ऑर्डर अब आपको डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। वेरी लेस एक्टिव मेटल्स विच में अक्कर इन द नेटिव स्टेज, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, इसलिए इनको वेरी लेस एक्टिव बोला है। नेटिव या नोबल मेटल्स भी इनको बोल सकते हैं, नोबल गैसेस के जैसे ही, बेसिकली कंबाइन नहीं करते किसी से। सच एज सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl ये मेटल्स होते हुए इवन HCl से भी नहीं निकालते हाइड्रोजन को। उसका रीज़न ये है क्योंकि नोबल मेटल्स हैं, नेटिव स्टेट में ही रहते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। कॉपर से नीचे आता है ये बेसिकली सिल्वर, उसके नीचे गोल्ड, एंड इनसे जो हमारे ऑर्नामेंटल्स ही बोलेंगे ना उसको, जो गहने वगैरह होते हैं, वो इनसे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि रिएक्टिव नहीं होते, यूजुअली लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं वो गहने वगैरह, तो इसलिए इन एलिमेंट से ही वो बनाए जाते हैं। तो HCl से ये नहीं रिएक्ट करते, लेकिन इनको भी तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है सिल्वर और गोल्ड को। तो इनके सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ऐसे एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं एक्वा रेजिया, जो कि कॉम्बिनेशन होता है HCl का और नाइट्रिक एसिड का, उनको फिर डिज़ोल्व किया जा सकता है सिल्वर और गोल्ड को उस एक्वा रेजिया में। तो ये आता है P ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसकी डिटेल्स हम वहाँ देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, कॉपर से नीचे आते हैं सिल्वर और गोल्ड, तो नोबल मेटल्स या नेटिव मेटल्स इनको बोला जा सकता है। तो HCl से ये रिएक्ट नहीं करते, इवन HCl से भी डिस्प्लेस नहीं करते हैं हाइड्रोजन को, ये आपको याद रखना है। लीस्ट एक्टिव इनको बोलेंगे। ये मैंने आपको ट्रिक से बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैग्नीशियम और आयरन ये दोनों ही लेस एक्टिव मेटल्स, यानी जो मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनमें इन्हीं दोनों क्यों मेंशन किया गया, ये ट्रिक से बताने के लिए क्या था। लेकिन अभी हमने देख लिया कि स्टीम से जो हाइड्रोजन लिबरेट होती है वो जिंक भी करता है, तो इन दोनों के अलावा जिंक मीन्स में इन्वॉल्व है। एंड कंसेप्चुअली देखा हमने, इवन जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इन कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने कंसेप्चुअली इसको देख लिया है। एंड ये जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का, ये हम पीछे भी देख चुके हैं कैसे इसको लर्न करना है। द पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है मेटल्स के केस में, रिड्यूसिंग जो नेचर होता है यूजुअली ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ करता है, एंड नॉन मेटल्स के केस में जस्ट अपोजिट ट्रेंड होगा, रिएक्टिविटी होती है बेसिकली। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में भी देख चुके हैं।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऊपर से नीचे जब आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है एंड यहाँ पे डिक्रीज़ करती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वैसा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी रिएक्टिविटी को ही शो कर रहा है एंड नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये हमें पता ही है। फ्लोरीन क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सब में, तो इट कैन रिप्लेस क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइन आयंस इन द सॉल्यूशन इनटू देयर रिस्पेक्टिव हैलोजन फॉर्म्स, यानी -1 से 0 में ऑक्सीडाइज कर देगा फ्लोरीन इन दोनों को, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसकी पावर ऑक्सीडाइजिंग। इट कैन इवन डिस्प्लेस द ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये वो रिएक्शन है जो रेयर जिसकी बात हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। वाटर के कॉम्बिनेशन में आते ही फ्लोरीन HF में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। इट इज़ रेयर टाइप ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ फ्लोरीन की प्रेजेंस में ये हो पाती है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूजिंग फ्लोरीन आर नॉट जनरली कैरिड आउट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर आपको रिप्लेस करवाना है ये तीनों हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक्वा सोल्यूशन इसलिए नहीं रहता क्योंकि इन पे न रिएक्ट करके वो वाटर पे रिएक्ट कर देगा और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। हम नहीं चाहते कि कोई अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट वहाँ पे बने, सिर्फ हम जो चाहते हैं वही बने। तो मीडियम दूसरा लिया जाता है, एक्वस नहीं लिया जाता, जहाँ पे फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है इन हैलाइड आयंस को, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इसलिए ब्रोमाइड और आयोडाइड को क्लोरीन डेफिनेटली डिस्प्लेस कर सकता है, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। एंड इन दो रिएक्शन में ये शो भी किया गया है, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है इनटू ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड खुद ये रिड्यूस हो रहा है इंटू Cl-, जैसे F- में रिड्यूस हो रहा था फ्लोरीन। एज ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कलर्ड एंड डिजोल्व इन CCl4, दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आइडेंटिफाई करना है आपको ब्रोमीन आयोडीन को, ये ऐसा हो सकता है CCl4 में डिजोल्व करके। बेसिकली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एक CCl4, ये आप बहुत देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड नॉन मेटल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिज़ोल्व होते हैं, मेटल्स आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वैसे भी कई जगह देखते हैं केमिस्ट्री में। तो इसलिए CCl4 में डिज़ोल्व किया जाता है Br2 और I2 को, एंड कलर प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रोमीन, आयोडीन का कौन सा कलर होता है? ब्लू होता है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। पी ब्लॉक चैप्टर में भी इसको देखेंगे, वहीं देख लिया जाएगा कि ब्रोमीन का क्या कलर होता है, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो ऊपर रिएक्शंस हुई थी इन्हीं को आयोनिक फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है, Br-I-, जो कि Ki और KBr थे ऊपर, KCl और KCl, इन दोनों को Cl- लिखा गया, तो उन्हीं रिएक्शंस को बेसिकली रिपीट कर दिया गया है। रिएक्शन 8.41 एंड 42 form the basis of identifying Br- or I- in the laboratory through the test popularly known as layer test। ये नाम आपको याद रखना है, इसे याद रखिए, लेबोरेटरी के स्टार्टिंग में LA आ रहा है ना, और लेयर के अंदर भी LA आ रहा है, तो इससे आप एक साथ याद रख सकते हैं। एंड इसमें 2-3 चीज़ें और याद रखने की। पहली बात तो कौन से आयंस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, Br- और I-, F- और Cl- नहीं है, ध्यान रखना है। ये F2 की रिएक्शन वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है और वाटर को भी, इवन उससे भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो फ्लोरीन की रिएक्शन ऑलरेडी दिखा चुकी है, वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्लोरीन आता है जो कि 2 को डिस्प्लेस कर सकता है, Br- और I- को। इसलिए जो 2 इकट्ठी रिएक्शंस होंगी वो Br- और I- की ही होंगी, ये ऐसे आप याद रखना है। तो लेयर टेस्ट में जो जो आयंस आइडेंटिफाई होते हैं वो Br- और I- होते हैं, और ये आयंस होते हैं ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन बेसिकली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन लिक्विड होता है। तो Br2 और I2 नहीं है, Br- और I- ये आप ऐसे याद रखिए कि लेयर टेस्ट में एक लेयर बन जाती है, सॉल्यूशन में ऐसा होता है, और सॉल्यूशन में आयन एग्जिस्ट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स एज सच। तो Br- और I- होते हैं जो लेयर टेस्ट में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो एग्जैक्ट पेक्युलैरिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पे रिएक्शन की मैंने आपको बता दिया। इन तीनों ही चीज़ों को कैसे याद करना है ये हमने देख लिया।
bromine can displace iodide ions. Of course, the reason is more electronegativity. आयोडाइड आयन से ज़्यादा ब्रोमीन रिएक्टिव होता है आयोडीन से ज़्यादा, तो इसलिए वो आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस कर सकता है. इट इज़ नॉट आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर दैट, मतलब ये भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है. द रिकवरी ऑफ हेलोजेंस फ्रॉम देयर हलाइड्स रिक्वायर्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ऑफ कोर्स यार यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है. हलाइड्स में नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड पे नेगेटिव से ज़ीरो में जाते हैं वो. उनका जो नॉर्मल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होता है हेलोजेंस का X2 Cl2 Br2 एंड I2, तो इसमें माइनस से ज़ीरो में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रही है ये. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें लगेगा. X denotes the halogen element whereas their chemical means available to oxidize Cl minus Br minus and I minus. केमिकल सीधा ही एक हमारे पास है ना, ये एफ फ्लोरीन F2 सीधा ये केमिकल डाल दिया जाए इन सॉल्यूशन में Cl माइनस Br माइनस I माइनस जहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ये, तो केमिकल मीन्स अवेलेबल है. एज फ्लोरीन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देर इज़ नो वे टू कन्वर्ट F माइनस टू F2 बाई केमिकल मीन्स. कोई ऐसा केमिकल एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज़्यादा हो, तो केमिकली तो ऐसा नहीं किया जा सकता. द ओनली वे टू अचीव F2 फ्रॉम F माइनस इज़ टू ऑक्सीडाइज इट इलेक्ट्रोलाइटिकली, जिसकी डिटेल्स आप आगे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी आएगा एंड हाइयर क्लासेस में आप देखेंगे ऐसा होता है. बेसिकली इसका मैकेनिज़्म ये है, अब हम आगे देखेंगे. एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, आगे देखेंगे हम, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है ये. जैसे ये तो हमें पता है ना, फ्लोरीन से F माइनस में जा सकता है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है. हमने पीछे देखा था जब ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा था फ्लोरीन वाटर से, तो HF बन रहा था, F माइनस में जा रहा था. तो इस रिएक्शन से एसोसिएटेड कुछ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. अगर उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में हम अप्लाई कर दें इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब यही होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो हम F2 से F माइनस कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ मीनिंग ऑफ सेइंग टू ऑक्सीडाइज इट इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके. ये बेसिक प्रोसेस होती है. द लास्ट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, एंड इन सब में चारों में ये सबसे यूनिक होती है, क्योंकि पिछली जो तीन थी उनमें एक एलिमेंट की इधर ऑक्सीडेशन हो रही थी या फिर रिडक्शन हो रही थी. इसमें एक एलिमेंट के साथ ये दोनों फिनोमेना एक साथ अक्कर करते हैं, इसलिए ये यूनिक मानी जाती है इन सब में. डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ही यही है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट है और डिसप्रपोर्शनेट कर रहा है वो, यानी और उससे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है.